तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखेंगे जो कि क्लास 11th जियोलॉजी का है। 20 अप्रैल 2023 का आपका एग्ज़ाम हुआ आज के डेट में, और आपका आंसर की आप जल्दी से मिला लेंगे। सभी आंसर जो हैं करेक्ट हैं। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं मेरे वीडियो से आया हुआ है। लेक्चरर वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बोलते हैं, देखना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अपने सेंस और थ्योरी से आंसर को समझ कर आपको आंसर को लिखना है या टिक करना है, जो भी है ना। तो आइए हम लोग आंसर को मिलाते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे नंबर 1, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विथ क्रिस्टल इज। क्या होता है जो क्रिस्टल के बारे में पढ़ाता है, उसको हम लोग क्रिस्टलोग्राफी, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद वही सवाल हिंदी में भी है, क्रिस्टल से संबंधित है, उसे हम लोग क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी किसके लिए दिया गया है, तो ये कितने लोग ऑल ऑफ दीज करते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए केवल बिग बैंग थ्योरी दिया गया है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसके लिए दिया गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो ये होता है 5.5। कितना होता है, 5.5। इसके बाद अगला है हमारे पास कि द हाफ लाइफ ऑफ C14, है ना, कि अर्ध आयु किसका है, यहाँ पे कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 5775 ईयर्स। कितना, 5775 ईयर्स। इसके बाद है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ऑब्जर्व इन हैंड स्पेसिमेन ऑफ मिनरल। यानी कि इसके अनुसार आप देख सकते हैं हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है खनिज के हस्त नमूने में नहीं पाया जा सकता, उसको बोलते हैं व्यतिकरण वर्ण। करेक्ट आंसर एकदम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द मैक्सिमम कर्वेचर इन फोल्ड इन इज नोन एज। यानी कि वलन में अधिकतम वक्रता किस रूप से जाना जाता है, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस, यानी कि अक्ष बोलते हैं। अगला है हमारे पास यहाँ पे सवाल क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है यहाँ पे कि कौन सा पर्वत दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत से अलग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं विंध्यन। क्या होता है, विंध्यन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है शयान वलन में वलन अक्ष क्या होता है। शयान वलन में वलन अक्ष क्या होता है, तो ये होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल, यानी कि समानांतर होता है, समांतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है ऊर्ध्वाधर संस्तर की वर्ण रेखा दिशा के साथ नापी गई नति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं, झुकाव। चलिए अगला है यहाँ पे, क्रिस्टल फ्रॉम हैविंग 8 सिमिलर फेसेस इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा नाम आप ऑक्ट नाम सुने होंगे, 8 रूप को दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि थ्रो ऑफ फॉल्ट इज, यानी कि भ्रंश का प्रक्षेप क्या होता है। इसका मतलब होता है कुल विस्थापन, पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हट जाना, उसको इधर ले आना, उसको इधर कर देना, ऐसे कुल विस्थापन होता है। करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गैर नैदानिक है, यानी कि नॉन डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है कलर। कलर के अकॉर्डिंग हम लोग बांट सकते हैं कि कौन खनिज गैर मतलब नॉन डायग्नोस्टिक है, किस में ये गुण पाया जा रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कार्बन और हीरे के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो इन हार्डनेस, यानी कि कठोरता का अंतर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग एब्लेशन। क्या बोलते हैं, एब्लेशन। एब्लेशन प्रोसेस द्वारा टीबा जो होता है ना, टीबा, बालू टिब्बा का निर्माण होता है। देखो यहाँ पे बालू रेत के टीलों का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, उसको अपक्षरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपक्षरण, यानी कि मिट्टी टूटेगा, फिर अपक्ष है तो वो पत्थर टूट रहा है, इसमें मिट्टी टूटेगा, धूल कण बनेगा, इसको अपक्षरण बोलते हैं। और मिट्टी के कटाव को आप जानते हैं अपर्दन उसे कहते हैं, इरोजन उसका इंग्लिश होता है। अगला सवाल है यहाँ पे मुड क्रैक्स, यानी कि मड क्रैक्स आर ऑब्जर्व्ड इन। देखिए पक विदर कहाँ देखे जाते हैं, ये सवाल है ऐसा कि जो हम वीडियो में भी बता चुके हैं, आपको वीडियो देखना चाहिए। हम बोलते हैं देखने के लिए, आप नहीं देखते हो, ये आपकी गलती है। मैंने बताया है कि पक विदर कहाँ देखे जाते हैं, तो ये आपको देखे जाएंगे कभी भी बलुआ पत्थर, यानी कि ज़्यादातर चांस रहता है सैंडस्टोन, है ना, सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ऐसे तो ये भी सेडिमेंट्री है, बट इसका साइज छोटा होता है और ये परतदार के रूप में जमा होता है बलुआ पत्थर, इसलिए कोई भी चिन्ह हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, यानी कि अर्थ के पास सैटेलाइट नंबर 1, मतलब उपग्रह चंद्रमा है 1 यहाँ पे। मार्स पे कोई भी नहीं, मार्स पे 1 है, जो कि वेनस पे भी लगभग 1 है ना। इसके बाद सैटर्न पर 62 है, कितना, 62, समझ आ गया।
इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि देख सकते हो हिंदी में किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है, तो शनि। ठीक है, नेक्स्ट इन जियोलॉजिकल फील्ड कंपास इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि कंपास का यूज किस लिए हम लोग जो है करते हैं, इसके लिए देखो सिंपल सा ट्रिक है, चुंबक के लिए करते हैं। किसके लिए? चुंबक। चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है एन, एक होता है एस, यानी कि नॉर्थ और साउथ होता है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के लिए हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की, जो कि है यहाँ पे रेशमी चमक किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये किया जाता है हीरे के द्वारा, डायमंड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद द कंपोजिशन ऑफ बॉक्साइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बहुत ईजी है। बॉक्साइट का संगठन क्या होता है, उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 2H2O सूत्र होता है बॉक्साइट का। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हेमेटाइट किसका संगठन है, ये भैया आयरन का ही होगा ना, Fe2O3 कल बताया हुआ है, याद करो। ठीक है, इसके बाद पेडिस्टल रॉक इज फॉर्म्ड ऑफ, देखिए पेडिस्टल रॉक होता क्या है, ऐसे 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 इस रूप में बन जाता है। हालांकि ये रॉक स्टार्टिंग में ऐसे होता है, मतलब बराबर होता है धरती के, और नीचे प्लेन होता है। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे विदरिंग से संबंधित सवाल आ रहा है ना, इस चीज़ को विदरिंग से संबंधित, तो हम लोग ऐसे होता है पेडेस्टल रॉक में कि नीचे का भाग कट कर और पतला हो जाता है, और ऊपर में बहुत बड़ा सा ये बन जाता है। ठीक है, तब उसे ही हम लोग पेडेस्टल रॉक बोलते हैं, हिंदी में समझ आ जाएगा आपको। अपक्षय 3 प्रकार के पढ़े थे, भौतिक, रासायनिक और जैव रासायनिक। ठीक है, जैविक। अब एक चीज़ समझिएगा, भौतिक में मशीनों का यूज करते हैं, रासायनिक में रिएक्शंस होता है, और जैव में जीव जंतु से टूटता है पत्थर, है ना। लेकिन भैया यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ पे समझना है पेडेस्टल होता क्या है, इस रूप में हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक और आता है जिसको बोलते हैं बृहत क्षरण। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के कारण आसपास के जो नीचे का जो आधार होता है ना, बेस, उस साइड का सब मिट्टी को काट दिया जाता है, इसीलिए ऐसे रहेगा, तो इसको काट काट के ऐसे बना देता है, ऐसे। ठीक है, और बाकी इस सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत क्षरण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ लेड, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर Pb204, यानी कि कौन सा सीसा जो है गैर रेडियोधर्मी समस्थानिक है, सीसा 204। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, विच रेज आर द मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, कि मानव के लिए कौन सा जो है रे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो ये होता है सब, यानी कि आप ले सकते हो पराबैंगनी, A, B, C सब होता है इनमें सभी। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि चुंबकीय सिद्धांत किसके लिए दिया गया है। चुंबकीय सिद्धांत अभी जस्ट आपको बताया था, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए दिया गया, किसके लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है गैनियोमीटर का उपयोग क्रिस्टल के अंतराफलक कोण को मापने के लिए किया जाता है, सत्य होगा या असत्य होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य, ये करेक्ट है कि गैनियोमीटर का ही उपयोग हम लोग अंतराफलक कोण को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला, इसमें 2 ही ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था। द पोलर रेडियस ऑफ द अर्थ इज, ये क्या होता है, तो ये होता है 6357 किलोमीटर। कितना होता है, यानी कि देखो पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या है 6357 किलोमीटर, आगे समझ में। इसके बाद अगला है यहाँ पे, जलज गर्तिका की उत्पत्ति किस क्रिया द्वारा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका नदी। अब देखिएगा इसमें कुछ लोगों का भूत सवार होगा कि भैया महासागर होगा, क्योंकि जलज मतलब होता है पानी, गर्ती का मतलब होता है गर्त, गर्त माने गहराई, तो महासागर। आप एक बात बताइए, महासागर का तो साइज नापा ही नहीं जा सकता अंदर के गहराई। अब देखिए नदी का भूवैज्ञानिक कार्य आपको पढ़ाए थे, अपर्दन पढ़ाए थे, निक्षेपण, परिवहन, तो अपर्दन के द्वारा गहराई बन जाता है भैया, मिट्टी कट कट की गहराई, तो यही गर्त की उत्पत्ति यहाँ पे हो रहा है, उत्पत्ति ऑलरेडी नहीं हुआ है, हो रहा है, तो किसके द्वारा होती है, नदी के द्वारा। करेक्ट आंसर रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओक्सबो लेक इज, है ना, ओक्सबो लेक इज जियोलॉजिकल फीचर फॉर्म्ड बाय, अब देखना यहाँ पे ओक्स मतलब होता है ओक्सबो, यानी कि गोखुर, इसका हिंदी क्या होता है, गोखुर झील। कौन सा फीचर द्वारा आया, गोखुर आपको बताया था रिवर। अब देखिए इसको हिंदी में क्या दे दिया, चाप झील। भैया चाप झील, गोखुर झील को ही कहते हैं नदी, क्या होगा करेक्ट आंसर, नदी। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29 है, भूकंप का उद्गम स्थल क्या कहलाता है, तो भूकंप के उद्गम स्थल को हम लोग केंद्र बोलते हैं, कल ही पढ़ाए थे आपको, है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखो नदी के युवा चरण की विशेषता क्या है, तो नदी के युवा चरण की विशेषता है डेल्टा, क्या है, डेल्टा। इसको मैं समझाता हूँ, झरना जो होता है आपका नदी के प्रारंभिक अवस्था में बनता है, यानी कि वाटरफॉल, जलप्रपात उसे ही कहते हैं। नदी प्रग्रहण है कि छोटे छोटे टुकड़ों को और तोड़ना, उसको नदी प्रग्रहण कहते हैं। तो ये तो अलग मैटर हो गया ना, उसमें तो नहीं होगा, उसमें तो पत्थर को ही तोड़ता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरा तो हो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखो टिब्बा, टिब्बा तो नहीं होता है। अब देखिए डेल्टा मैंने क्यों बताया, आपने नाम सुना है सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। वन मैंने होता है जंगल, दूसरे
नदी के दूसरा अवस्था देखो, 4 प्रकार के अवस्था बताए थे। प्रारंभिक एक होता है ना, इसके बाद तरुणा होता है, इसके बाद प्रौढ़ा होता है, इसके बाद वृद्धा होता है। तो वृद्धा तो लास्ट में आता है, और जो प्रारंभिक और तरुणा था ये दोनों जंगलों में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? जंगल में, यानी कि वन में ही रहते थे पहले। मतलब ये दोनों स्टेज में नदी का कौन सा अवस्था रहता है? दोनों, तरुणा और प्रारंभिक, जंगल में। अब बताइएगा, जंगल में यदि पानी का जमाव हो गया, मिट्टी कटा हो गया जंगल में, तो संरचना बन जाता था। जैसे गोखुर झील जो है ना, ये नदी के द्वारा बनाया गया, क्योंकि इसका आकृति त्रिभुजाकार हो गया था। तो इस टाइप के यदि, और बीच में पानी यदि भर जाता है, बीच में स्थल और बीच में ऐसे नदी बनने लगता है, तो इस प्रकार की चीज़ों को डेल्टा बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेल्टा। चलिए ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ टोपाज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। टोपाज को ही हम लोग बोलते हैं पुखराज। पुखराज की कठोरता कितनी होती है? 8 होती है। अगला जो कि सवाल है, भूकंपीय ज्वालामुखीयता और विवर्तनिकी गतिविधियाँ किसके पास ये होता है? ये होता है किसके पास? आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी ये सब कहाँ पे होता है? प्लेट सीमा के आसपास। कहाँ पे होगा? प्लेट की सीमा के आसपास। प्लेट पर तो होता ही है, सही बात है, लेकिन प्लेट सब, झारखंड भी तो प्लेट है, यहाँ पर उतना भूकंप आता नहीं, ज्वालामुखी नहीं होता है, लेकिन प्लेट पर नहीं होगा। प्लेट हाशिए के आसपास, यानी कि ऊपर गत्ते के आसपास, ना प्लेट सीमा के आसपास ज़्यादातर। देखिएगा आज भी भारत के किनारे जो समुद्री इलाका है ना, उधर बहुत ज़्यादा मतलब भूकंप आएगा, विवर्तनिकी गतिविधियाँ होते रहेगा, ये तब सीमा के आसपास होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 1। इसके बाद अगला है कि एक प्लेट में शामिल है क्या चीज़? एक प्लेट में क्या चीज़ शामिल है? केवल भूपरपट्टी? नो, कभी नहीं। भूपरपट्टी और परवार का ऊपरी हिस्सा, यस करेक्ट। परवार मतलब होता है मेंटल, मेंटल का ऊपरी हिस्सा और ऊपर का परपट्टी पूरा, ये सब प्लेट कहते हैं उसे। ठीक है, भूपरपट्टी और परवार का निचला हिस्सा नहीं भैया, क्योंकि परवार के निचला हिस्सा तक भी हम लोग नहीं जा सकते, बस साइज जानते हैं। 2900 किलोमीटर इसका गहराई होता है मेंटल का। ठीक है, भूपरपट्टी और करोड़ ये तो होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था पता नहीं, 33। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि अपवर्तनांक निर्भर करता है। अपवर्तनांक निर्भर करता है, ये फिजिक्स का ही सवाल है आधा से अधिक, है कि नहीं? तो पदार्थ की प्रकृति पर, प्रयुक्त प्रकाश का प्रकार पर, नो, इस पे भी हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन पे, इस पे भी करेगा। इनमें सभी जो है इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कि जियोमॉर्फोलॉजी पद, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृतिकी उसको हिंदी में कहते हैं। भू आकृतिकी पद की शुरुआत किसने किया था? ये किया था WM डेविस। WM डेविस ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हो जाएगा इसका। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न है जो कि है ग्लेशियर लगभग कितना % क्षेत्र, माने पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी के कितना % क्षेत्र पर ग्लेशियर कब्जा करती है? तो ये करती है ओनली 10% पे। कितना? 10% क्षेत्र पे ग्लेशियर का कब्जा है। ठीक है, अगला सवाल, द शेप ऑफ अर्थ इज, भैया फोटोकॉपी सवाल दे दिया है, जियोडियल, है ना? पृथ्वी का आकृति कैसा होता है? जियोडियल, अनियमित। कितने लोग यहाँ पे गोलियां मारे होंगे हमें पता है, ये होगा जियोडियल। ठीक है, चलिए जियोडियल का मतलब होता है अनियमित। हम आपको बताए थे कि यदि आप पृथ्वी पर रह के इसकी साइज की पता कीजिएगा जियोडियल, और यदि हम सौरमंडल से देखें तो ये गोल लगता है। तो यहाँ पे जियोडियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, वाटरफॉल और गोर्ज नदी के किस चरण की विशेषता है? मतलब वाटरफॉल का निर्माण कहाँ होता है? कल बताए थे प्रारंभिक में, किसमें? फर्स्ट में, प्राइमरी में। अगला, विश्व के अधिकांश महान ज्वालामुखी क्या होता है? विश्व के अधिकांश महान ज्वालामुखी ढाल है। क्या है? ढाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट है। विश्व में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ पाया जाता है तमिलनाडु। करेक्ट आंसर। अभी तक मैं जो भी आंसर बताया हूँ उन सभी आंसर्स का मेरे पास प्रूफ है, सभी आंसर करेक्ट हैं। जो भी आपका करेक्ट आंसर आया है आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं कि सर मेरा 40 में कितना करेक्ट हुआ है, आप उसको दे देंगे, है ना? और प्लस में आप खुद ही बताइए कि चैनल के द्वारा वीडियो से प्रश्न आया है कि नहीं आया है। जो टॉपिक में पढ़ाया उससे अलग एक भी सवाल नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है, आप यदि लेक्चर देखते तो आपका फाइनल हो जाता, बट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत कम करवाया था, जिसको MCQ कहते हैं। अब आपसे यही उम्मीद रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास 12th में A to Z एक एक चीज़ को हम लोग डीप में चलकर पढ़ेंगे जियोलॉजी। और क्लास 11th का जियोलॉजी 15 दिन आप टाइम दिए थे यार, कितना होगा 15 दिन में, है ना? और 2-4 दिनों में आप लोग एक्टिव हुए हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। खैर कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना सही है। क्लास 12th में आप सभी लोग, क्योंकि 12th जियोलॉजी का पूरा सिलेबस यदि बढ़िया से देखा जाए तो 4 मंथ्स तो टाइम लगेगा केवल सिलेबस पूरा कराने में, और आप रिविजन करोगे सो अलग। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12th में इस चैनल से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।